उत्तर भारत की धुंधली वादियों में नुकीली पहाड़ियों और गुनगुनाती नदियों के बीच बसा था दासपुर गांव। ये एक ऐसी जगह थी जहां वक्त जैसे रेंगता था, जहां मिट्टी के घर डरे हुए बच्चों की तरह आपस में दुबके रहते थे और जहां की हवाओं में जलावन की लकड़ियों के धुएं और अनगिनत रहस्यों की गंध बसी थी। गांव वाले दबी जबान में पुरानी लोक कथाओं की बातें करते थे, उन रूहों की जो रात के अंधेरे में जंगलों में भटकती हैं और उन श्रापों की जो बारिश के बाद जंगली फूलों की तरह खिल उठते हैं। लेकिन कोई भी कहानी मोमो चुन्नी के किस्से से बड़ी नहीं थी। वो 13 साल की एक लड़की थी जो गांव के बाहरी छोर पर विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ों से घिरी एक जर्जर झोंपड़ी में रहती थी। मोमो चुन्नी कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसकी आंखें तूफानी बादलों के रंग जैसी थीं, गहरी और अशांत, मानो उनमें अनकही भविष्यवाणियों का बोझ छुपा हो। उसके बाल पीठ पर काली रेशम की तरह गिरते थे, जिनमें अक्सर एक लाल चुन्नी सजी होती थी, एक ऐसा दुपट्टा जो हवा में किसी खतरे के झंडे की तरह लहराता था। गांव वाले उससे डरते थे और उनके पास इसकी वाजिब वजह भी थी। गांव में उसकी चर्चा आग की तरह फैली हुई थी। वे कहते थे वो अपने सपनों में भविष्य देख लेती है और वो गांव के बारे में जो भी सपना देखती है वो सच हो जाता है। मगर सिर्फ उसका पूर्वाभास ही उनकी रूह नहीं कम पाता था। मोमो के पास उससे भी कहीं गहरी और अंधेरी शक्ति थी, एक ऐसी ताकत जो दुष्टों के जीवन को उतनी ही फुर्ती और खामोशी से बुझा सकती थी जैसे चांद के ऊपर से गुजरती कोई परछाई। फिर भी उस डरावने व्यक्तित्व के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता था जो पहाड़ों के झरनों जैसा पवित्र था। वो जरूरतमंदों की मदद करती थी, अपने स्पर्श से घाव भरती, जंगलों में खोए बच्चों को ढूंढ निकालती या अपनी फुसफुसाहट से सूखे खेतों में बारिश ले आती। लेकिन गुनहगारों की खैर नहीं, क्योंकि मोमो चुन्नी रक्षक भी थी और जल्लाद भी। ये सब तब शुरू हुआ जब मोमो महज एक दुधमुही बच्ची थी। अनजान माँ बाप उसे जंगल के किनारे बेसहारा छोड़ गए थे। गांव के बुजुर्ग बाबा राम ने उसे पूर्णिमा की रात एक पेड़ के नीचे रोते हुए पाया था, उसी लाल चुन्नी में लिपटी हुई। उन्होंने उसे पनाह तो दी, पर तभी से अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। जहां वो खेलती वहां फसलें लहलहा उठतीं, लेकिन जिन चोरों ने खेतों से चोरी करने की हिम्मत की वे रातों रात सूखी पत्तियों की तरह मुरझा गए। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके सपने गांव के लिए आकाशवाणी बन गए और उसका श्राप भी। किसी रात वो भरपूर फसल का सपना देखती तो अगले ही दिन खेत सुनहरी गेहूं से लद जाते। लेकिन अगर उसने किसी आदमी की क्रूरता का सपना देख लिया, चाहे वो अपनी पत्नी को पीटता पति हो या गरीबों को ठगता साहूकार, तो वो शख्स भोर होते ही मृत पाया जाता। गांव वाले उसे भूतनी कहकर पुकारते थे और उसके रास्ते में आने से कतराते थे। बच्चों को उसकी झोपड़ी के पास ना खेलने की चेतावनी दी जाती और बड़े बुजुर्ग उसका नाम सुनते ही खुद को बुरी नजर से बचाने की दुआ मांगते। मगर मोमो उनका डर नहीं चाहती थी, वो तो बस संतुलन चाहती थी। ये दुनिया एक तराजू है बाबा, उसने एक बार बाबा राम से कहा था। उसकी आवाज किसी लोरी की तरह कोमल थी। एक तरफ अच्छाई झुकती है, दूसरी तरफ बुराई। मैं बस वो उंगली हूं जो इसे सीधा कर देती हूं। तपती गर्मियों की एक दोपहर, जब नदी का पानी सूखने लगा था और सूरज जमीन को किसी भट्टी की तरह तपा रहा था, तब दासपुर में मुसीबत ने दस्तक दी। धूल भरे घोड़े पर सवार एक अजनबी वहां पहुंचा। उसका चेहरा दागी था और आंखों में लालच की चमक। उसका नाम था विक्रम सिंह, दूर शहर का एक जमींदार जो गांव की जमीनों पर कब्जा करने आया था। उसने जाली कागजात लहराए, स्थानीय अफसरों को रिश्वत दी और ऐलान किया कि बरसों की खराब फसल से चढ़ा हुआ दासपुर का सारा कर्ज अब उसका है। कर्ज चुकाओ या दफा हो जाओ, वो गांव की सभा में गुर्राया। उसके पीछे खूंखार गुंडे गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे। वे तगड़े आदमी थे जिनकी बेल्ट में चाकू और मुस्कान में बेरहमी थी। विक्रम की मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने किसानों को आतंकित करना शुरू कर दिया। कभी पानी के मटके फोड़े तो कभी उनकी मेहनत से उगाई क्यारियों को पैरों तले रौंद डाला। गांव वाले हताश थे। बूढ़ी औरतें अपने घरों में सिसक रही थीं
और जवान लड़के बगावत की बातें तो करते पर कर कुछ न पाते, क्योंकि विक्रम की ताकत अटूट लग रही थी। बाबा राम ने रहम की भीख मांगी, पर विक्रम हंस पड़ा। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी। रहम कमजोरों के लिए होता है, उसने कहा, और तुम सब कमजोर हो। उस रात जब चांद एक पहरेदार आंख की तरह नीचे झुका हुआ था, मोमो चुन्नी ने एक सपना देखा। अपने सपने में वो गांव की पगडंडियों पर घूम रही थी और उसकी लाल चुन्नी पीछे लहरा रही थी। उसने देखा कि विक्रम अपने आलीशान तंबू में बैठा चोरी के सिक्के गिन रहा है, और जैसे ही परछाइयों ने उसे घेरा, उसकी हंसी चीखों में बदल गई। उसने देखा कि उसके गुंडे एक किसान की बेटी को घसीटकर अंधेरे में ले जा रहे हैं। मगर तभी सपना बदला। मोमो उनके सामने खड़ी थी और उसके छोटे हाथ एक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे। तुम मासूमों को चोट पहुंचाते हो, उसने सपने में फुसफुसाकर कहा, और अब तराजू का पलड़ा तुम्हारे खिलाफ झुक चुका है। एक एक करके उन गुंडों ने अपने सीने पकड़ लिए और कटे हुए पेड़ों की तरह जमीन पर ढेर हो गए। विक्रम अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर उस रोशनी ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वो राख बनकर हवा में विलीन हो गया। मोमू की आंख अचानक खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये सपना सच होगा, जैसे उसके सारे सपने होते थे, पर इस बार एहसास कुछ अलग था। एक बेचैनी थी, जैसे क्षितिज पर कोई तूफान आकार ले रहा था। उसने कंधे पर अपनी लाल चुन्नी लपेटी, अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली और सित गांव के चौक की ओर चल पड़ी। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी सुगबुगाहट थी। विक्रम की मांगें और भी सख्त हो गई थीं। उसने ऐलान किया कि हफ्ते के अंत तक आधे परिवारों को बेदखल कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वे नामुमकिन रकम न चुका दें। भीड़ में एक छोटी प्रिया भी थी, एक 10 साल की बच्ची जिसके पिता पर सबसे ज्यादा कर्ज था। प्रिया की आंखें डर से फटी जा रही थीं और वो अपनी मां की साड़ी को कसकर पकड़े हुए थी। मोमो ने साए में खड़े होकर ये सब देखा। उसकी तूफानी आंखें सुलग उठीं। वो चुपके से सबकी नजरों से बचकर प्रिया के पास पहुंची। डरो मत, मोमो ने कहा। उसकी आवाज एक ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। मैंने कल रात तुम्हारे बारे में एक सपना देखा था, तुम सुरक्षित रहोगी। प्रिया ने कांपते हुए ऊपर देखा। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम एक डायन हो, कि तुम लोगों को मार देती हो। मोमो धीरे से मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में एक उदासी थी। मैं सिर्फ उस सड़ंद को खत्म करती हूं जो पेड़ को जहरीला बनाती है, और मैं टहनियों को मजबूत होने में मदद करती हूं। उसने प्रिया के माथे पर हाथ रखा और लड़की के भीतर एक गर्माहट फैल गई, जिससे उसका डर शांत हो गया। घर जाओ, अपने पिता से कहना कि वे डटे रहें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विक्रम की क्रूरता बढ़ती ही गई। उसके गुंडे गलियों में घूमते और विरोध करने वालों को बेरहमी से पीटते। एक शाम उन्होंने बूढ़ी विधवा लता को उसके घर में घेर लिया और उसके आखिरी बचे हुए रुपए मांगने लगे। जब उसने मना किया तो उन्होंने उसे मारकर गिरा दिया और अधमरा छोड़कर चले गए। ये खबर आग की तरह फैली और दासपुर में गुस्सा किसी खौलते हुए पतीले की तरह उबलने लगा। उस रात मोमो ने फिर एक सपना देखा। इस बार दृश्य बिल्कुल साफ था। उसने लता के घर में उन गुंडों को देखा जिनके चेहरों पर नफरत नाच रही थी। सपने में मोमो एक साए की तरह प्रकट हुई। उसकी लाल चुन्नी ऐसे लहरा रही थी मानो उसमें जान हो। तुमने तराजू का संतुलन बिगाड़ दिया है, उसने गंभीर स्वर में कहा, और उसकी शक्ति उमड़ पड़ी। पहला गुंडा कराह उठा। उसकी छाती पर किसी अदृश्य बल का दबाव पड़ा और उसका चाकू फर्श पर गिर पड़ा। दूसरे ने भागने की कोशिश की, पर मोमो की इच्छा शक्ति से धरती से निकली जड़ों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। वो एक बार चीखा और फिर खामोश हो गया। मोमो की नींद खुली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो जानती थी कि असल दुनिया में इसी पल ये सब घट रहा है। वो रात के अंधेरे में फिसलती हुई विधवा लता की झोपड़ी की ओर भागी। वहां उसने वही मंजर देखा जैसा उसने सपने में देखा था। तीनों गुंडे फर्श पर पसरे हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और हर एक की छाती पर हाथ का एक धुंधला निशान था। लता एक कोने में दुबकी हुई थी, सुरक्षित पर बुरी तरह डरी हुई। तुमने ये किया? विधवा ने फुसफुसाते हुए पूछा।
मोमो ने सिर हिलाया। वे तुम्हें मार देते, अब वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर खड़ा किया। उसके स्पर्श ने जख्मों को ऐसे भर दिया जैसे वो कभी थे ही नहीं। किसी को बताना मत, गांव वालों को लगने दो कि ये नियति थी। मगर दासपुर में रहस्य धुएं की तरह थे जो हमेशा बाहर निकल ही आते थे। सुबह होते ही लाशें मिल गईं और पूरे गांव में दहशत फैल गई। ये उस भूतनी का काम है, कुछ चिल्लाए। वो हमारी रक्षा कर रही है, दूसरों ने कहा। उनके डर में अब श्रद्धा भी शामिल थी। अपने आदमियों को खोने से तिलमिलाया हुआ विक्रम चौक में आ धमका। उसके बाकी बचे अंगरक्षक हथियारों के साथ एक दीवार की तरह उसके पीछे खड़े थे। ये किसने किया? सच उगल दो, वरना मैं इस मनहूस जगह को जलाकर राख कर दूंगा। वो दहाड़ा और उसकी आवाज से हवा तक कांप गई। चौथे अंगरक्षक ने अपने साथियों को गिरते देख मोमो के दिल पर खंजर फेंक कर मारा। समय जैसे थम सा गया। खंजर हवा में गोल गोल घूम रहा था, साक्षात मौत बनकर। लेकिन मोमो का हाथ ऊपर उठा और एक अदृश्य ढाल ने उस हथियार के हवा में ही परखच्चे उड़ा दिए। उसके टुकड़े घातक फूलों की बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। अंगरक्षक फिर भी हमला करने बढ़ा, तलवार ऊंची किए हुए, पर जमीन से निकली जड़ों ने उसकी कमर को जकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही उन जड़ों ने उसे भींचा, उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दी और फिर उन्होंने उसे किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक दिया। अब केवल 2 अंगरक्षक बचे थे जो विक्रम के अगल बगल चल रहे थे। विक्रम अब हत्यारी नियत के साथ आगे बढ़ा। शैतान की औलाद, वो दहाड़ा और अपनी तलवार को एक बड़े घेरे में घुमाया। मोमो ने खुद को बचाया, पर तलवार उसके कान के पास से सनसनाती हुई गुजरी, इतनी करीब कि उसके बालों की एक लट कट गई। गांव वाले सहज रूप से आगे बढ़े। बाबा राम उन्हें रुकने के लिए चिल्ला रहे थे। प्रिया के पिता ने एक त्रिशूल नुमा कांटा उठा लिया था, लेकिन विक्रम के आखिरी अंगरक्षकों ने भीड़ पर तीर चला दिए। एक तीर एक युवक के पैर में लगा और वो चीखते हुए गिर पड़ा। चारों ओर कोहराम मच गया, चीखें, धूल और हवा में खून की धात्विक गंध। मोमो का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी शक्तियां सामने खड़ी बुराई के सैलाब से टकरा रही थीं। तुम्हारे बोझ से तराजू टूट रहा है, वो गरजती हुई हवा की तरह ऊंचे स्वर में बोली। उसके चारों ओर एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसकी लाल चुन्नी आग के पंखों की तरह फड़फड़ाने लगी। बचे हुए अंगरक्षकों ने अपने सीने पकड़ लिए। उनके चेहरे दर्द से विकृत हो गए, क्योंकि अदृश्य हाथों ने भीतर से उनके दिलों को कुचल दिया था। वे हांफते हुए गिर पड़े। उनकी आंखें उस रहम की भीख मांग रही थीं जो कभी नहीं आया। विक्रम, जो अब अकेला रह गया था, बेतहाशा गुस्से में आगे झपटा। उसकी तलवार एक अदृश्य ढाल से टकराई और चिंगारियां ऐसे उड़ी जैसे पत्थर पर वार किया गया हो। वो और करीब आया। उसकी गर्म और बदबूदार सांसें मोमो के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मैं तुझे खत्म कर दूंगा डायन, वो गुर्राया और अपने एक विशाल हाथ से उसका गला दबोच लिया। उसकी उंगलियां कस गईं। मोमो के फेफड़ों की हवा थम गई। उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे। दुनिया धुंधला गई। एक खौफनाक पल के लिए उसके मन में संदेह जागा। मोमो को अपने नन्हे शरीर की मानवीय कमजोरी का एहसास हुआ। उस पारलौकिक शक्ति के नीचे छिपी नाजुकता महसूस हुई। लेकिन तभी उसके सपनों की एक लहर वापस लौटी। दृश्यों का एक सैलाब, जलता हुआ गांव, उजड़े हुए परिवार, कुचली हुई मासूमियत। नहीं, इच्छा शक्ति के एक जबरदस्त उभार के साथ उसने अपना छोटा सा हाथ विक्रम की छाती पर रखा। मैंने तुम्हारा सपना देखा था, वो फटी हुई आवाज में बोली। उसकी आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। शक्ति एक सुपरनोवा की तरह प्रज्वलित हुई। विक्रम की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसका शरीर ऐंठने लगा, क्योंकि एक अलौकिक रोशनी ने उसे भीतर से चीर दिया था। उसकी खाल के नीचे नसें चमकने लगीं, जैसे उसके शरीर पर बिजली कड़क रही हो। वो पहले चुनौती देते हुए दहाड़ा, फिर दर से चीखा और लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा। उसकी तलवार जमीन पर जा गिरी। नहीं, असंभव! वो हाँफते हुए अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। एक चमकता हुआ हाथ का निशान उसके सीने पर किसी मोहर की तरह जल उठा और उसकी जान निकलते ही धुआं उठने लगा। वो औंधे मुंह आगे गिरा, बेजान, और ऐसा लगा मानो धरती ने चैन की सांस ली हो। पूरे दासपुर में एक लहर की तरह सन्नाटा पसर गया, जिसे केवल उखड़ी हुई सांसों और दबी हुई सिसकियों ने तोड़ा। चौक में खून के धब्बे थे, धूल में लिपटे हुए शव पड़े थे। गांव वाले ठगे से खड़े थे, खौफ और श्रद्धा के एक अजीब संगम में डूबे हुए। बाबा राम मोमो की ओर भागे, जो अपने पैरों पर डगमगा रही थी। उसके कंधे का घाव भर तो रहा था, पर थकान गहरी थी।
तुमने हमें बचा लिया बच्ची, उन्होंने उसे संभालते हुए धीरे से कहा। लेकिन इसकी कीमत, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मोमो ने थकी हुई आवाज में भीड़ की ओर देखा। संतुलन की यही कीमत है। बुराई खत्म हो गई है, अब अच्छाई को पनपना होगा। वो सबकी तरफ मुड़ी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं। अगर डरना ही है तो मुझसे डरो, पर यह जान लो कि मैं उन्हीं की मदद करती हूं जो इसके काबिल हैं। आने वाले दिनों में गांव का हुलिया बदल गया। जाली कागजात जला दिए गए, कर्ज भुला दिए गए। मोमो के खामोश आशीर्वाद से फसलें लहलहा उठी। प्रिया का परिवार खुशहाल हो गया और विधवा लता एक नई ताकत के साथ चलने लगी। लोग अब भी उसे दबी जुबान में भूतनी कहते थे, पर अब उन बातों में कृतज्ञता थी। बच्चे उसकी झोपड़ी के बाहर फूल और मिठाइयां छोड़ जाते और बुजुर्ग अपने सपनों के जरिए उससे सलाह मांगते। फिर भी मोमो चुन्नी सबसे अलग रही, अपने बरगद के पेड़ों से घिरे घर में एक अकेली हस्ती। वो जानती थी कि उसकी शक्तियां एक दोधारी तलवार हैं, एक वरदान और एक बोझ। एक रात जब उसने शांत दासपुर का सपना देखा, जहां खेतों में हंसी गूंज रही थी, तो वो नींद में मुस्कुरा दी, क्योंकि अपने दिल में वो कोई राक्षस नहीं थी, बस एक मददगार रूह वाली लड़की थी जो तराजू के पलड़ों को रोशनी की ओर झुका रही थी।